ओके, तो सबसे पहले जो भी क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है और उसमें उसका बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये प्लेलिस्ट उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। हम एक प्ले लिस्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की गवर्नमेंट बुक्स और बीएस की गवर्नमेंट बुक्स से हम स्टडी करेंगे बाकायदा चैप्टर वाइज, ठीक है ना। चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ मैं उनके एमसीक्यूज़ भी आपको शेयर करूँगी दूसरी प्लेलिस्ट में। मीन्स के ये चैप्टर 1 है, जैसे कि आप चैप्टर 1 देख लें, ठीक है ना। ये चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 को हम हाफ करेंगे इस वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हाफ करेंगे। ये आपका एक चैप्टर हो जाएगा। जैसे ही एक चैप्टर हो जाएगा मैं दूसरी प्लेलिस्ट में इनके एमसीक्यूज़ आपको शेयर करूँगी। आप ऐसे समझ लें एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, वो आपके मॉक टेस्ट होंगे ताकि आप अपनी क्रेडिबिलिटी को चेक कर सकें और देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है। और वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ सेल्फ मेड होंगे, मीन्स कि मैंने खुद ही बनाए हैं, कहीं से भी नहीं लिए। बाकायदा इन बुक्स से खुद ही पहले राइट किए हैं, उसके बाद उन्हें पीडीएफ में कन्वर्ट किए, ठीक है ना। तो चलें फिर स्टार्ट लेते हैं चैप्टर 1, ठीक है ना। चैप्टर 1 का स्टार्ट लेते हैं। ये रहा चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो ये शुरू में ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। हम 1.1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 1.1 हमारे पास ये 1.1 हो गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। बायोलॉजी है क्या? एक साइंस है लाइफ की, लाइफ क्या, ज़िंदगी की। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में आपको 3 मेन बातें मिलेंगी, 3 मेन। एक उसकी डेफिनेशन और मीनिंग, दूसरी उसकी हिस्ट्री और तीसरा इसके मेन डिविजन्स, 3 मेजर डिविजन्स, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो हमारे पास द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बने। अब ग्रीक क्या है? ग्रीक एक लैंग्वेज है जो कि एंशियंट टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी साइंस के लिए तब ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते थे, ठीक है ना। तो ये बायोलॉजी जो है वो ग्रीक का एक वर्ड है, लफ्ज़ है। कौन सा लफ्ज़ है? बायो और लोगोस। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। ये आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है बायोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है? स्टडी ऑफ लाइफ। और दूसरा पॉइंट हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारे पास क्या आ जाता है? इसमें हिस्ट्री में हमारे पास आ जाता है कि सबसे पहले ये वर्ड किसने यूज़ किया था? 1736, 1700 सदी में एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लिनियस। उसने सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया था बायोलॉजी, ठीक है ना। अब तीसरी बात, जो तीसरा मेन पॉइंट मैंने आपको कहा था वो है 3 मेजर डिविजन्स। बायोलॉजी के 3 मेजर डिविजन्स हैं। कौन से? बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 मेजर डिविजन्स हैं। एक एक करके इन्हें देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो ये देखें, बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स की स्टडी को कहा जाता है कि आप बॉटनी, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है? ज़ूलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। आप जू से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जू का मतलब है एनिमल्स। हम जैसे कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि हम जू देखने जा रहे हैं, जू क्या? एनिमल्स को देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जू से ज़ूलॉजी और ज़ूलॉजी से एनिमल्स हो गया, ठीक है। अब
थर्ड जो डिवीज़न है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो और मैक्रो आपने नाम सुना होगा। माइक्रो मीन्स छोटे छोटे और मैक्रो बड़े, ठीक है ना। तो माइक्रो बायोलॉजी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो उनकी लाइफ के बारे में जो पढ़ा जाता है, तो उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, ये सारे के सारे वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि माइक्रोस्कोप से हम स्टडी करते हैं जिनकी, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसकी ब्रांचेस पर जाते हैं। अच्छा, मेजर डिविजन्स 3 हैं और ब्रांचेस जो हैं वो बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि डिविजन्स का मतलब होता है कि आपने एक बायोलॉजी है ना, एक मेन सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में, ठीक है। और ब्रांचेस उसके छोटे छोटे ब्रांचेस जो निकल रहे हैं, तो छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं उन्हें अलग ब्रांच का नाम दिया जाता है ताकि उसे डीपली स्टडी किया जाए, ठीक है। अब ब्रांचेस को देख लेते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी ये बहुत वास्ट फील्ड है ना, तो इसमें सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें ऑर्गेनिजम्स के शेप को स्टडी किया जाता है, वो कैसी बनी हैं और उनके जो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं उन्हें स्टडी किया जाता है। मीन्स कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसे हम बग़ैर माइक्रोस्कोप के भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और इन्हें ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, ठीक है, बग़ैर माइक्रोस्कोप के। मॉर्फ मीन शेप। मॉर्फ का मतलब होता है शेप या फिर स्ट्रक्चर, तो इसीलिए मॉर्फोलॉजी लोगो से निकला, ज़ाहिर स्टडी इसका नाम है। तो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर या शेप या फॉर्म को स्टडी करना होता है। तो अब इसके बाद हो गया एनाटमी। दूसरा है एनाटमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज़म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, अंदरूनी अज़ा जो होते हैं, उन्हें स्टडी करने को एनाटमी कहा जाता है। एनाटमी मतलब एटमी, ठीक है ना, अंदर से स्टडी करना। मीन्स के उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हमारे हैं बॉडी के अंदर जो होते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, हार्ट हो गया, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जब देखा जाता है, बाइसेक्ट किया जाता है, तो उसे एनाटमी में किया जाता है। मीन्स के एनाटमी में उसकी स्टडी की जाती है, डीपली स्टडी की जाती है। थर्ड वन इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्ट्री से निकला है और टोलॉजी मीन्स के टी से टिश्यूज़। आप वो ऐसे याद कर सकते हैं। याद करने के लिए आपको बता रही हूँ कि हिस्ट्री, टी जो है, टी को आप टिश्यू का नाम दे दें, टोलॉजी, ठीक है ना, टिश्यू की जो हिस्ट्री होती है उससे स्टडी करने के लिए। इट इज़ अ स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज़। प्लांट, पौधे और जानवरों के जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है किस चीज़ का? टिश्यूज़ का। वो कैसे बने हैं, उनका स्ट्रक्चर कौन सा है, उनका फंक्शन कौन सा है, उसकी स्टडी करने को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं इसकी फोर्थ ब्रांच पर, जिसका नाम है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द एक्टिविटीज़ अकरिंग इन दैम। मीन्स के फिजियोलॉजी डील करती है फंक्शंस पर। किस चीज़ के फंक्शंस पर? ये हाईलाइट कर लूँ इसे, ठीक है। किस चीज़ के फंक्शन पर? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज़म के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस पर और उनकी एक्टिविटीज़ कैसी हो रही हैं उनके अंदर। उन ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स
के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है और उनके फंक्शंस जो हो रहे होते हैं उस पर स्टडी करने को फिजियोलॉजी कहा जाता है। मीन्स के मेन इसका जो पॉइंट है वो आप ये देख लें कि फंक्शन, ये फंक्शंस की स्टडी होती है ज़्यादातर, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास 5th वन है एम्ब्रायोलॉजी। Embryology deals with the embryo and the phenomena involved in the formation of embryo and its development into the new organisms। मीन्स के एक एम्ब्रियो कैसे बनता है और उस एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, उस सारे स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा जाता है या एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 6th वन इज़ टैक्सोनॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। ये इसमें स्टडी की जाती है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है और उन्हें साइंटिफिक नेमिंग दी जाती है। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना साइंटिफिक नेम होता है जो कि ज़्यादातर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, तो वो टैक्सोनॉमी में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहा जाता है और इसमें स्टडी की जाती है सेल्स को और उनके ऑर्गेनेलिस को। सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं, जैसे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल में जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत से ऑर्गेनेलिस, सेल वॉल हो गया। अंदर ऑर्गेनेलिस जो है राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके साथ वैक्यूल, लाइसोसोम और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इन सब की स्टडी की जाती है सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्रांच पैलियोंटोलॉजी। इसमें फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, जो पास्ट में ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और उनके फॉसिल्स जो छोटे छोटे टुकड़े जो दब चुके होते हैं उन्हें स्टडी किया जाता है और ये बताया जाता है कि ये कौन से ऑर्गेनिजम्स पहले ज़माने में मौजूद थे या पाए गए थे। और द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स की फॉसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। ये देखें। और एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी को पैलियोजोलॉजी कहा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। इसमें हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। Immunology deals with the body system of defense against disease causing microorganisms। Immunology deals करती है with the body system के कौन से body system के of defense, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसके साथ डील करती है ताकि पता चलाएं अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो डिफेंस सिस्टम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ कैसे लड़ता है और डिज़ीज़ को कैसे रोकता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंटोमोलॉजी में इंसेक्ट की स्टडी की जाती है और इसके साथ साथ ये छोटा सा पैराग्राफ देख लें, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। The Greek word entomon, meaning notched, refers to the segmented body of the insects। ये entomon जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नॉच्ड, ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट। नॉच्ड का इन्होंने फिर आगे बताया है कि रेफर्स टू द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की जो सेगमेंटेड बॉडी होती है, जो छोटे छोटे सेगमेंट में उनकी बॉडी होती है, उसे नॉच्ड कहा जाता है और उससे नॉच्ड को ग्रीक में इंटोमॉन कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम है इंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है।
ये जो पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो दिए जाते हैं पेपर्स में, उनमें भी ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं आगे जाकर। इससे आगे हमारे पास ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। Genetics deals with the study of transmission of characters from parents to offspring। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जैसे कि वालिदैन से बच्चों में जो करेक्टर्स, जेनेटिक करेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, उसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। जैसे कि अक्सर कहा जाता है ना, ये अपने दादा पर गई है, ये अपने परदादा पर गई है, इसकी आंखें उस पर गई है, तो ये जेनेटिक्स है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें ह्यूमैनिटी, इंसानियत की फ़ायदे और उनकी वेलफेयर के लिए जो काम किए जाते हैं, जो नई नई चीज़ें ईजाद की जाती हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी में की जाती हैं। मीन्स के जो इंसानियत की भलाई के लिए की जाती हैं, नई नई साइंटिफिक रिसर्चेस, साइंटिफिक ईजाद, नई नई चीज़ें जो बनाई जाती हैं, वो सब कुछ। इसके बाद आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशन होता है और ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट में जो रिलेशन होता है, जो काम होता है, उन सबको स्टडी की जाती है। मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनिज़म का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन होता है और साथ वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो रिलेशन होता है, उन्हें स्टडी करने के लिए इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट से पैरासिटोलॉजी निकला है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म। पैरासाइट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि दूसरे पर मुनहसिर करते हैं या अपनी खुराक दूसरी जानदार चीज़ों से लेते हैं और उन्हें नुकसान देते हैं, ठीक है ना। तो उनकी स्टडी को, उन्हें अलग स्टडी किया जाता है, एक अलग ब्रांच है उनके लिए, और उसके लिए पैरासिटोलॉजी उससे नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है सोशियोबायोलॉजी। सोशियो से ही निकला है कि सोशल, ठीक है ना। इट इज़ कंसर्न्ड विद द सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स, कि कुछ एनिमल्स के सोशल बिहेवियर कैसे होते हैं। मीन्स के सोसाइटी में रहने के लिए वो जो अपने अंदाज़ व अतवार जिसे कहा जाता है, वो कौन से अपनाता है। सच एज़ ह्यूमंस भी तो एनिमल्स में ही शुमार होते हैं ना। ह्यूमंस हो गए, बीज, आंट्स, ये ज़्यादातर सोशल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। सोशियोबायोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द बेनिफिशियल रिलेशनशिप among the animals living in the same area। सोशियोबायोलॉजी में ये भी देखा जाता है कि एक एरिया के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो आपस में कौन से रिलेशन रखते हैं और वो रिलेशन हेल्पफुल या बेनिफिशियल या फ़ायदेमंद कैसे होता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन या स्टडी भी सोशियोबायोलॉजी में की जाती है। मीन्स के बिहेवियर,
इसके बाद आ जाता है फार्माकोलॉजी. It is the scientific study of drugs and their effects on the human body. Human body के अंदर ड्रग्स का कौन सा इफ़ेक्ट होता है, ड्रग्स जैसे कि दवाइयाँ वगैरह कैसे उसका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है ना. फार्माकोलॉजी एनालाइज द सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड इफ़ेक्ट्स एंड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स. फार्माकोलॉजी में ये भी देखा जाता है कि कोई चीज़ कैसे सिंथेसिस बनती है, कैसे ब्रेकडाउन, कैसे टूटती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे होती है, उसमें जो उनके रिएक्शन हो रहे हैं या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कोई काम हो रहा है वो कैसे होता है, एंड इफ़ेक्ट्स और उनका असर कैसे होता है, एक काम हो रहा है उसका असर कैसे हुआ, एंड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स और ड्रग्स की डिलीवरी, ड्रग्स को कैसे दिया जाए, कैसे उससे बॉडी में इंजेक्ट किया जाए, वो सारे के सारी स्टडी को फार्माकोलॉजी में स्टडी किया जाता है. तो ये हो गए आपके ब्रांचेस हमने सारे के सारे पढ़ लिए. कितने थे ये सारे, ठीक है ना. आज हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, ब्रांचेस भी देख लिए और उन्हें डिटेल में स्टडी भी कर लिया. इन सब पर मैंने MCQs बना रखे हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक है. आपको मैं अपलोड करके दूंगी एक ही वीडियो में सारे फुल चैप्टर के. तो आज यहाँ तक देखते हैं. नेक्स्ट फिर हम लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी को देखेंगे. बायोलॉजी का लिंक दूसरी स्टडी के साथ, दूसरी फील्ड के साथ कैसे होता है, मीन्स के हम दूसरी फील्ड के साथ बायोलॉजी को लेकर कैसे जाते हैं. तो ये सारे फिर हम एक साथ ही स्टडी करेंगे, इसमें हमारे पास हिस्सा आ जाएगा, ठीक है ना. और ये जो 5 किंगडम सिस्टम है ना, ये हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे. हमारे पास आई थिंक 2nd या 3rd चैप्टर में फुल किंगडम सिस्टम है, उसमें हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे इससे, ठीक है.